नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एन रिवॉल्यूशन पे। हम लोग कर रहे हैं नीट के फिजिक्स की क्रैश कोर्स। अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स कर लिया है, वेक्टर कर लिया है, वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर किया था, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी पूरा कंप्लीटली हमने कर लिया है, ठीक है। अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके लेक्चर देखें। नीट फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है और वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 चलने वाला है अभी, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी के फर्स्ट लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोसेसेस हो तो कैसे वर्क डन निकलता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड भी देखा था और 2-3 वेरिएबल फोर्स के बारे में बात की थी, कांस्टेंट फोर्स के बारे में भी बात की थी, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जिससे वर्क डन निकलता है उसके बारे में भी बातें की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। फोर्स और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, मींस फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, और पावर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारी टीम है आई एन रिवॉल्यूशन की, जेई की जो टीम है उसमें मैं, विष्णु सर, शुभम सर और रजनीश सर हैं, ठीक है। और नीट की जो टीम है उसमें मैं, रजनीश सर और मयूरी मैम पढ़ा रही हैं। तो सर जो विष्णु सर हैं वो एलएन में बहुत काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो सर मैथ्स के शानदार फैकल्टी हैं। सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री रजनीश सर, और मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की भी अभी क्रैश कोर्स जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन करवा रहे हैं, मैम वो क्लास ले रही हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, जो बच्चे एनसीईआरटी को एकदम डीप में पढ़ना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, तो मैम की डेली लेक्चर आती है रात के 10 बजे, और जो फिजिक्स का लेक्चर है डेली चलता है कितने बजे? रात के 8 बजे। तो उस लेक्चर को आराम से आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, उस पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, 7वां दिन है। तो हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने जहां पे क्वेश्चन छोड़ा था, हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है आपका क्वेश्चन? देखो, है ये कि वर्क डन जो पार्टिकल पे किया गया है वो क्या है? पॉजिटिव है। वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। अब दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, इस बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखो, वर्क डन जो होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। जो भी वर्क डन होता है वो कितना? चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्या दिया हुआ है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, वर्क डन जो है ये पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ कि के फाइनल माइनस के इनिशियल जो होगा ये कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा। मतलब फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इनिशियल से ज्यादा होना चाहिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज की होगी, ओके। क्योंकि फाइनल ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, कौन सा ऑप्शन है? ये चौथा नंबर है, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। अच्छा, मोमेंटम के भी बारे में बात की कि मोमेंटम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो एक और बात याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2m इंटू के। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। तो 2 और 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जो दिया हुआ है किसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है? रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के कैसे रहेगा, किस इक्वेशन में, किस फॉर्म में रहेगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो भी एक्सेलरेशन होगा, मतलब जो भी रिटार्डेशन होगा, मान लेते हैं ए रिटार्डेशन है, ए क्या है? रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन अगर ए है तो किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स जो होगा, जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो वही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, ऐसा हो जाएगा फोर्स। क्योंकि रिटार्डेशन अगर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स आपका इतना हो जाएगा, ओके। अच्छा,
काइनेटिक एनर्जी, अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है आपको, ध्यान से देखो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चलो लॉस हुआ या जो भी हुआ चेंज आएगा। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स विद्यार्थियों दिया हुआ है आपका K इंटू एक्स और कितना हो गया dx। K तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कुछ बच्चे हो सकते हैं इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहें, ऐसे बोले कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है तो डीवी या वी डीवी बाई डी एक्स जो है एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये एक्स के प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहां से बोलेंगे वी डीवी जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स डी एक्स के प्रोपोर्शनल है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी स्क्वायर बाई 2 जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 के प्रोपोर्शनल है। यानी कि वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, हाफ एम तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो कुछ बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं और कुछ बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको सूटेबल लगा आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 6 केजी दिया हुआ है। अब वो मूव कैसे कर रहा है, मूव करने का इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0.2 टी स्क्वायर इंटू 0.02 टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, सॉरी यहां पे 2t क्या है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। यहां पे 2t क्या है, क्यूब है। ओके, तो x मतलब जो पार्टिकल है जिसका जो पोजीशन है वो इस हिसाब से वेरी कर रहा है। आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है इन फर्स्ट 4 सेकंड बताना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो जब भी पूछे ना कि वर्क डन बताना है तो आप सिंपल यहां पे क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया रहे, वेलोसिटी के फॉर्म में दिया रहे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम यहां से कांस्टेंट ले लो तो क्या बचा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब वी इनिशियल और वी फाइनल क्या है अगर मुझे पता चल जाए तो हम इस इक्वेशन में पुट कर दे, हमें आराम से वैल्यू निकल जाए। वी फाइनल या वी इनिशियल पता कर दो। वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इनिशियल कब होगा, जब टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तभी तो वी इनिशियल 0 से 4 सेकंड में पूछा है। और वी फाइनल कब होगा, वी फाइनल होगा, वी फाइनल कब होगा, जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेकंड हो जाएगी। 4 सेकंड हो गई आपकी। ओके, अच्छा तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है। यानी कि जो x का जो टर्म दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए तो पोजीशन के टर्म में दिया हुआ था। अब वर्क डन निकालना है तो वर्क डन याद रखना है। वर्क डन जब भी पूछे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकल सकता है या सिंपल हम लोग चाहें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकल सकता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम लोग निकालते हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आता है और डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाता है जो कि काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो यानी कि इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 0.2 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 2t हो जाता है, प्लस वहां पे अगर करते हो तो 0.02 तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 3t स्क्वायर हो जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करना, तो इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वेलोसिटी फाइनल के बारे में बात करते हैं तो जो डिफरेंशिएट किए हो उसमें t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे t की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 0.4 तो पहले से था इंटू 4 प्लस 0 पॉइंट कितना था, ये 6 हो गया था, इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि अगर देखोगे यहाँ पे तो 1.6 प्लस 1.6 प्लस 9.6 हो जाएगा, 1.6 प्लस 9.6 तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो 11.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सबकी वैल्यू, हाफ m की वैल्यू 6, 11.2 का स्क्वायर
माइनस इनिशियल कितना है 0 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैं आंसर एक बार आपको बता देता हूं, एक बार मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, कैलकुलेट कर लेना तो वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर अगर सब कुछ करोगे तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, वी इनिशियल और वी फाइनल। एक बार कैलकुलेशन में चेक करता हूं, आंसर है इसका 8, ये वाले का आंसर है आपका 1.642, ये वाला आंसर है, ठीक है। एक बार चेक करके देख लेना, देखो डिफरेंशिएशन क्या हमने सही किया है क्या, dx बाई dt 0.2 है, टी स्क्वायर का 2t हो गया है, और वहां पे 0.2 है, 3t स्क्वायर का 3t स्क्वायर हो गया, 0 पुट कर दिया तो 0, और 4 सेकेंड पे पुट किया तो 0.4 और 4 तो 1.6 तो आ ही जाएगा, और दूसरा ये 0.06 हो गया है, टी स्क्वायर है तो 4 पे किया तो 16, 9.6 11, ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। कुछ बातें याद रखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है विद्यार्थियों, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं सबसे सिंपल कंजर्वेटिव फोर्स की, मींस ग्रेविटेशन की बात करते हैं। देखो ये अर्थ है आपका, यहां पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है mg, जो कि कैसा है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि कैसा है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो अगर मान लो कि बॉडी को हम बॉल फोर्स की डायरेक्शन में मूव कराए, डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में है, तो इसका अगर आप जानते होगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि जैसे अगर वर्क डन, अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन पॉजिटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो घट रहा है ना, ऊपर से नीचे जाएगी तो हाइट कम होगी तो डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब मान लो कि इसी बॉल को हम ऊपर ले जाने लगे, इसी बॉल को हम ऊपर ले जाने लगे, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर देखोगे ऊपर ले जा रहे हो तो mg का अगर वर्क डन देखोगे तो mg तो अभी भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखना कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको तुम ऊपर ले जा रहे हो तो खुद से तो ऊपर जाएगा नहीं, तो ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें यहां पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल फोर्स इसको एकदम धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा है। मान लेते हैं कैसे ऊपर ले जा रहा है, स्लोली ऊपर ले जा रहा है। तो स्लोली अगर ऊपर ले जा रहा है इसको, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मिनिमम जो नीचे कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है उसके बराबर होनी चाहिए। तो अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर वर्क डन देखेंगे यहां पे, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन तो यहां पे क्या आएगा, जब ऊपर ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ऊपर ले जाने पे क्या है, नेगेटिव आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तीन चीज आप ध्यान रखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स जब भी पॉजिटिव वर्क डन करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन अगर जो होगा डेल्टा यू मतलब चेंज, और माइनस लगा दिए क्योंकि क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वर्क डन बाय, और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगा। व्हाट इज डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है विद्यार्थियों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू हो गई यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये दो चीजें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और एक्सटर्नल फोर्स जो होता है
वो जो क्या किस बारे में बात होती है, वो होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा उसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, अच्छा चलो एक सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे वो अर्थ के सरफेस के नजदीक पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में। ग्रेविटेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जो आएगा, जो कुछ बॉडी रहती है जो अर्थ के सरफेस से थोड़ा ज्यादा दूर रहती है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। मतलब फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी वहीं से डिराइव होकर आया है, उसमें जो डिस्टेंस है उसको अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज ले लिया गया है, तो ये फॉर्मूला आया है। तो याद रखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, मान लो कि एक बॉल है जो सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे एक टेबल लगा हुआ है, इस पे एक बॉल रखा हुआ है m, तो सेकंड फ्लोर से इसकी हाइट है h, फर्स्ट फ्लोर से इसकी हाइट जो है, और इन दोनों की हाइट, फर्स्ट फ्लोर की हाइट है h1 और ग्राउंड फ्लोर से जो ये हाइट है h2। ठीक है, ओके। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो बोलता है, जो जहां से देखता है पोटेंशियल एनर्जी, वो वहां से बोलता है। यानी कि जो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पे खड़ा है, जो ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पे खड़ा है, इस लाइन पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इसके सिधाई में जो भी लाइन होगा पैरेलल टुवर्ड्स सरफेस, जो भी लाइन है ये, इसको डेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेटम बोलते हैं। और डेटम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। डेटम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। इससे अगर h हाइट ऊपर चले गए, इससे h हाइट कोई मास ऊपर रखा, देखो मास इस पे रखा हुआ, इसी डेटम पे, इसी लाइन पे है जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ऊपर चले गए h हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh। अगर नीचे चले गए इस डेटम से जहां पे तुमने 0 माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, -mgh लिखोगे। ठीक है, यानी कि डेटम के ऊपर पॉजिटिव, डेटम के नीचे नेगेटिव, और डेटम पे कितना, 0। तो अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है। अगर ऑब्जर्वर इस फ्लोर पे खड़ा है तो ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। अगर ऑब्जर्वर इस फ्लोर पे खड़ा है तो ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी mh1 प्लस h है। यहां पे खड़ा है तो ये बोलेगा कि mgh1 प्लस h2 प्लस h है। यानी कि ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है, उस पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है। तो आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना पड़े, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना पड़े, तो सबसे पहले वहां पे क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक लोएस्ट लाइन, एक डेटम डिसाइड करना पड़ेगा। कहीं भी डिसाइड कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, एक डेटम रखना पड़ेगा और उस डेटम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी पड़ती है, उस डेटम पे पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ती है 0। ठीक है, और उसके नीचे नेगेटिव, उसके ऊपर क्या होगा, हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक डेटम डिसाइड करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक मीटर स्केल है जिसका मास कितना है, m है। ओके, इसको हिंज कर दिया गया है टॉप एंड पे। ठीक है, एक मीटर स्केल है, ये देखो ध्यान से देखना, एक मीटर स्केल है, इसका मास दिया हुआ है m, मास दिया हुआ है m, इसको यहां पे हिंज कर दिया गया है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, l है, इस पूरे का लेंथ l है। What is the change in gravitational potential energy if it is turned by 45 डिग्री about the hinge? यानी कि अगर इसको 45 डिग्री टर्न कर दिया गया, इस बॉडी को 45 डिग्री टर्न कर दिया गया, यानी कि इसको यहां पे ले जाएगा ऐसे, कितना 45 डिग्री, तो आपको बोला जा गया है कि कितना चेंज आया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, कितना चेंज आया होगा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ मान खींच लेते हैं। देखो ये रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है। ठीक है, ओके, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, l/2 होती है। सेंटर ऑफ मास से ये वाली दूरी कितनी, l/2 होती है। जब इस रॉड को घुमाया गया हो तो ये तो इनिशियल पोजीशन था और ये घूम के यहाँ पे पहुंच गया, ये इसका फाइनल पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो गया। यानी कि रॉड का 2 पोजीशन हो गया। रॉड का क्या हो गया विद्यार्थियों, 2 पोजीशन हो गया। रॉड का 2 पोजीशन हो गया, एक इनिशियल हो गया, एक फाइनल हो गया। आपसे पूछा गया है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात याद रखेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डेटम पे डिपेंड करता है।
लेकिन चेंज जो होता है वो किसी कहीं भी तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लोगे, कहीं भी डेटम लाइन ले लोगे तो चेंज उतना ही आएगा, चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम कहीं भी डेटम लाइन ले सकते हो। हम ट्राई करेंगे क्या कि डेटम लाइन कहां लेना है, डेटम लाइन लेना है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब ये वाले पॉइंट पे हम डेटम लाइन, इसको डेटम लाइन मान लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इस लाइन पे जो भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो मास की बात करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास ले लिए हैं। तो पहला अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। फाइनली बात करते हैं तो ये फाइनली ये सेंटर कहां पे पहुंच चुका है, यहां पे पहुंच चुका है। जहां पे पहुंचा है डेटम के पैरेलल, डेटम लाइन जो खींचो उसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो हाइट होगी वो हाइट निकाल लो, और यही जो होता है दो एक डेटम लाइन खींचो, उसके पैरेलल एक लाइन खींचो। इन दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिफरेंस होगा हाइट का, वही mgh में जो h लगाते हैं वही h होता है, ठीक है। तो अब इस लाइन से ऊपर है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका डायमेंशन वही होता है जो एनर्जी, वर्क और हीट का डायमेंशन होता है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना है। तो इस h को निकालना है आपको। अब ध्यान दो h को कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां तक की वैल्यू तो कितनी है, L/2 है। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, L/2 है। मीटर स्केल है, मतलब टोटल जो यहां से यहां तक का मान होगा वो 1 मीटर होगा। मीटर स्केल का मतलब लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो L की वैल्यू 1 मीटर है। तो ये सेंटर ऑफ मास लिए है ना, तो ये लंबाई कितनी, L/2। अब ये जब घूम गया तो ये लंबाई यहां से यहां तक कितनी हो गई, L/2 हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे जा चुका है, ओके। हम यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के ये एंगल कितना है, थीटा, मतलब 45 है। तो ये अगर यहां से यहां तक L/2 है, तुमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला देखो, मतलब यहाँ पे साइड में मैं समझा देता हूं। देखो ये ऐसे था, ये इसका सेंटर था तो यहां पहुंचा है, और ये नीचे था, तुमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में हाइट निकालनी, तो तुमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये कितना है, L/2 है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो L/2 cos थीटा, क्योंकि जिधर थीटा रहता है उधर cos थीटा। तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो कितना हो गया तुम्हारा, L/2 cos थीटा। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये पूरा L/2 है और ये कितना है, L/2 cos थीटा है। तो h की जो वैल्यू होगी वो L/2 1 माइनस क्या हो जाएगी, cos थीटा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो क्या लिखोगे, mgh, और h की वैल्यू तुमने निकाल दी है, L/2 1 माइनस cos थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो P फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो कितना है, mgh माइनस 0। तो mgh की वैल्यू कितनी, L/2 1 माइनस cos थीटा। अब mg और L की वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात की जाए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक डेटम लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, एक डेटम लाइन लेना पड़ेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। एक चेन है, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, जिसका L/1/n पार्ट ऑफ इस लेंथ, अच्छा, हैंग कर रहा है। एक टेबल है, एक टेबल है, ध्यान देना विद्यार्थियों, एक टेबल है, इस पे एक चेन रखा हुआ है, ठीक है। इस पे एक L लेंथ का चेन रखा हुआ है, और जिसका कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, यानी कि टोटल L है तो 1/n पार्ट हैंग कर रहा है। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, L/n पार्ट हैंग कर रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर टोटल लेंथ चेन का L है, टोटल मास कितना दिया, टोटल मास कितना है, m है। तो आपको निकालना, इस चेन को अगर वापस खींचना हो तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वापस खींचना हो तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ओके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम हमेशा ट्राई करेंगे कि इसको पोटेंशियल एनर्जी से बनाए, ये आपको यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट तो ऊपर है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो चेन का पार्ट है आपका, ये तो ऊपर है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो इसमें इसको तो इसी लेवल पे रखना है, तुम खींचोगे तो ये तो बस आगे बढ़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको उठा के ऊपर रखना है, इसको उठा के ऊपर करना है, ऊपर करना है। तो नीचे वाला पार्ट में वर्क डन मुझे निकालना, कितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन किया उसके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम धीरे धीरे चेन को ले जा रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे क्या लग रहा होगा, मुझे सिर्फ नीचे वाले पार्ट को ऊपर पे पुट कर देना है, ऊपर लेके चले जाना है। तो ठीक है, अगर हम नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं तो नीचे वाले पार्ट का जो मास होगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। नीचे वाले पार्ट का मास कितना, m/n होगा। क्या नीचे वाले पार्ट का मास, क्योंकि टोटल मास m है तो n पार्ट लटका हुआ है तो m/n हो गया नीचे वाले का मास। ठीक है, m/n हो गया नीचे वाले का मास। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इस पूरे इतने दूर का, इसको यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कराना है, तो यानी कि इसको कितना ऊपर ले जाना है। और नीचे क्या लग रहा होगा, सिर्फ इसकी बात करो तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा। m कितना है इसका, m/n इंटू जी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, m/n, क्योंकि इस लटके हुए का मास कितना है, m/n, और g फोर्स लग रहा है, उसको ऊपर कितना ले जाना है, h ऊपर ले जाना है। h का मतलब टोटल ये हाइट l/n है, तो सेंटर ऑफ मास है तो इसके आधे दूर तक ही ऊपर ले जाना है, यानी कि मुझे कितना ऊपर ले जाना है, इसको l/2n ऊपर ले जाना है। कितना ऊपर ले जाना है, l/2n ऊपर ले जाना है। ठीक है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन करेगा कंजर्वेटिव फोर्स वो तो नेगेटिव करेगा, नेगेटिव करेगा। कितना वर्क डन हो रहा है देखो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है नीचे की तरफ है तो mg/n फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो कितना हो गया, l/2n हो गया। तो यानी कि मुझे जो वर्क डन करना पड़ा, कितना करना पड़ा, mgl माइनस बाई 2n स्क्वायर, ये वर्क डन करना पड़ा कंजर्वेटिव फोर्स को। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क डन करना पड़ा होगा, कितना करना पड़ा होगा, mgl/2n स्क्वायर, mgl/2n स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इस तरह से निकाल देंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, चेन हैंग किया गया है, तो देखो जो लटका हुआ पार्ट है उसका देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे है, उस लटके हुए पार्ट का टोटल मास कितना है, उसका लेंथ कितना है। अब बस आपको इस सेंटर ऑफ मास को ऊपर पहुंचा देना है। सेंटर ऑफ मास को ऊपर पहुंचा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि यहां से यहां तक ले जाने में इसको कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अगर इस वाले लाइन को तुम डेटम मान लो, तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक चला गया, तो हम इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg इंटू एच होता है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक चला गया। तो m कितना है इसका, तो m/n है, इंटू जी, मास तो इस वाले का इतना ही ना, और हाइट कितना गया है, l/n गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आया उससे हम लोग वर्क डन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पे बातें कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। आगे बढ़े हम लोग। अब बात की गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, जो स्प्रिंग में आता है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने बताया था, जो वर्क डन होता है स्प्रिंग का, जो वर्क डन होगा, स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन जो होता था कितना होता था, -f इंटू dx, यानी कि -kx dx होता था, और कितना आया था, -1/2 kx स्क्वायर आया था। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसका नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग का होता है वो कितना होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का कितना होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है। और x क्या होता है, इलोंगेशन हो सकता है, या क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। x जो है ये इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, x जो है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, x मतलब एलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लेंथ से जितना स्प्रिंग बढ़ा है। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लेंथ से जितना स्प्रिंग घटा है। ठीक है, तो इलोंगेशन और कंप्रेशन हो सकता है x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज हमें स्प्रिंग के बारे में याद रखनी है। एक याद रखना कि F इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो -kx आता है, अगर डायरेक्शन के साथ बात करें तो। और u की वैल्यू कितनी आती है, u की वैल्यू आती है हाफ kx स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी आती है, हाफ kx स्क्वायर। अब इन दोनों को याद करके रखना है, इन दोनों को याद करके रखना कि ये दोनों चीज होता है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछ जाते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखिएगा आपको। ठीक है, देखो अगर मान लो हमने ऐसा किया, हमने कि u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हाफ kx स्क्वायर दिया हुआ है।
और F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में kx लिखते हैं। तो ऊपर और नीचे अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ kx का होल स्क्वायर बाई k, और kx का मतलब F, तो F का स्क्वायर बाई 2k। तो एनर्जी का एक टर्म और लिख सकते हैं, दो फॉर्मूला एनर्जी का यूज करेंगे। क्या क्या एनर्जी का यूज कर सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, और दूसरा U इज इक्वल टू F स्क्वायर बाई 2k। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये याद रख लो कि इसका एक ये रिलेशन याद रखो और एक ये वाला रिलेशन याद रखो। दोनों रिलेशन याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। जैसे कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस सारी चीजों पे, और मैं जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है वो सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको कराते जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा कि दो स्प्रिंग है K1 और K2 जिसका फोर्स कांस्टेंट है। दो स्प्रिंग है, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया, क्या पूछा, दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया, सेम फोर्स दोनों पे लगाया गया, तो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ, मतलब U1 बाई U2 जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसका क्या रेशियो। तो दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस याद रखने हैं। क्या क्या इक्वेशन याद रखना है, देखो तो अभी बताया मैंने, U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर एंड U इज इक्वल टू F स्क्वायर बाई 2k। अब देखो दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है, तो सेम फोर्स जब भी लगाया जाएगा तो हम फोर्स का इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि ये तो सेम है, यानी कि U जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होगा। U जो है इस केस में, इस वाले केस में जब सेम फोर्स लगाओगे तो U जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होगा, यानी कि U1 बाई U2 जो होगा इनवर्सली है तो नीचे K1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो U1 बाई U2 इज इक्वल टू K1 बाई K2। अब अगर इसमें यह बोल दिया गया कि दोनों का सेम एक्सटेंशन, मतलब सेम इलोंगेशन और सेम कंप्रेशन हो रहा है, दोनों को सेम अमाउंट में इलोंगेट किया गया है या सेम अमाउंट में कंप्रेस किया गया है, तो अब अगर ये है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो U प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तो सेम चीज है ना, ये तो दोनों का x तो कांस्टेंट है, तो U प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, k हो गया, यानी कि U1 बाई U2 इज इक्वल टू K1 बाई K2। U1 बाई U2 जो होगा वो K1 बाई K2 के बराबर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है AIPMT में पूछा गया था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, AIPMT 2015 में पूछा गया था। दो स्प्रिंग है P और Q, जो मैंने कराया है उसी पे है। दो स्प्रिंग है P है और Q है, स्प्रिंग कांस्टेंट KP और KQ दिया हुआ है। ठीक है, अब KP की वैल्यू KQ से ज्यादा है, ये भी चलो दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। स्ट्रेच किया गया, पहले दोनों का स्ट्रेच किया गया सेम अमाउंट से, मतलब पहले वाले केस में दोनों का x सेम है, पहले वाले केस में दोनों का x सेम है, और दूसरे वाले केस में दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया, यानी कि सेकंड वाले केस में दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया। अभी जो दो केसेस मैंने पढ़ा है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग P और Q है तो कैसे रिलेट होगा ये बताना है। तो पहला वाला केस क्या था, पहला वाला केस में एक्सटेंशन सेम है, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि इसमें एक्सटेंशन सेम है। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, k का होगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही किस में आएगा, वही वर्क डन में कन्वर्ट होगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यानी कि वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k का हो गया। अब k किसका ज्यादा है, k p का ज्यादा है तो वर्क डन भी किसका ज्यादा होगा, वर्क डन भी p का ज्यादा होगा। k किसका ज्यादा है, p का ज्यादा, तो वर्क डन भी किसका ज्यादा होगा, p का ज्यादा होगा। तो वर्क डन p का ज्यादा, तो देख लो किसमें किसमें p का वर्क डन ज्यादा, तो मुझे तो लगता है इसी में p का वर्क डन ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, दोनों को सेम फोर्स लगाया गया, तो सेम फोर्स लगाया गया तो क्या लगाएंगे, F स्क्वायर बाई 2k लगाएंगे। सेम फोर्स पे क्या लगाएंगे, F स्क्वायर बाई 2k लगाएंगे। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो फोर्स तो सेम है, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, यानी कि जो वर्क डन आएगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k होगा, यानी कि जिसका k ज्यादा है उसमें कम वर्क डन। तो k किसका ज्यादा है, P का k ज्यादा है तो P पे कम वर्क डन होगा, Q पे ज्यादा वर्क डन होगा, तो इसका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, ये था आपका, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है और फोर्स कैसे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इस बात को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ध्यान देते हैं। आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dw इज इक्वल टू माइनस du, dw इज इक्वल टू माइनस du। ओके,
अच्छा, या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डी यू, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू को माइनस डी यू। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डी यू। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स। याद रखिएगा, ओके कहां से आया है, ये बहुत सिंपल है, याद रखना, याद रखिएगा। फोर्स जो होता है ये डिफरेंशिएशन होता है पोटेंशियल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, वन डायमेंशन में है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर एफ को माइनस डी यू बाई डी एक्स करते हो, मतलब जिधर पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है, फोर्स डिक्रीज कर रहा है, जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ना, उधर ही फोर्स लग रहा है। देखोगे जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि ये देखो यहां से mg को नीचे लेके आ रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, बॉडी को नीचे लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे घट रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही लग रहा है ना, जिधर देखो mg का डायरेक्शन, कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन किधर है, जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे। कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे। इस बात को ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अब अगर u को x से डिफरेंशिएट किए तो ये मिलेगा x कंपोनेंट, ये क्या मिलेगा, x कंपोनेंट फोर्स का मिलेगा, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो कि x y z तीनों में फोर्स दिया हुआ है, या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तीनों के टर्म में दिया हुआ है, x y और z तीनों के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो आपको अगर मान लो फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे ना, जब तीनों के टर्म, जब सिर्फ x के टर्म में है तो x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, मिल गया। y के टर्म में है तो y के टर्म में डिफरेंशिएट करो, मिल गया। मतलब अगर fy निकालना है तो जो भी चीज u है उसको किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, y के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। अगर fz निकालना है तो किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, यहां पे z के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। एक बात ध्यान रखना, अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, यहां पे हम d का साइन यूज नहीं करते, यहां पे हम ये डेल का साइन यूज करते हैं, डेल बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि u को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन बाकी जो भी चीजें हैं यहां पे उसको क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। u को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे y और z जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली ये वाली जो चीज होती है, यहां पे u को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहां पे x और z क्या लोगे, कांस्टेंट ले लोगे, कांस्टेंट लो लोगे। और इसी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो z के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, z के रेस्पेक्ट में करोगे, और यहां पे किसको, x और y को क्या ले लेना है, कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि अगर आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स x में भी होगा कुछ, फोर्स y में भी कुछ होगा, x का i कैप होगा, y का j कैप होगा, और फोर्स जो होगा z में भी कुछ होगा, z का क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा, माइनस तो बाहर निकाल लो, पहला x का फोर्स क्या हुआ, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, i कैप लगा दो, प्लस फिर u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, j कैप लगा दो, प्लस u को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और k कैप लगा दो, ठीक है। ये चीजें आपको कर लेनी है, ओके। जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का ये दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको बोला कि फोर्स निकालो, तो फोर्स क्या निकालेंगे, पहले एक्स का फोर्स निकालें। एक्स का फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, एक्स वाले सारे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाले जो भी टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है, और बाकी जो है वाई वाले टर्म को कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। तो यानी कि इसमें तो y तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हुआ, माइनस 2x हुआ इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आपको fy निकालना है। fy में माइनस du बाई क्या कर दे, dy कर दे, डेल यू बाई डेल वाई, तो माइनस डेल के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, और नीचे क्या है, डेल वाई है। अब इसके लिए y के लिए देखोगे, इस वाले के लिए y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x वाले टर्म को कांस्टेंट मानना है, मतलब dy बाई dy हो गया, यानी कि कितना हो गया, -1 हो गया। यानी कि यहाँ पे दो चीज निकल के आई है आपकी, क्या निकल के आई है, फोर्स की जो वैल्यू है कितनी निकल के आई है, x में निकल के आई है -2x, तो इसको लिख देंगे -2x i कैप, प्लस y में निकल के आई है -1, तो -1 j कैप लिख दे। तो फोर्स का इक्वेशन ये आ गया। अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि फोर्स जो है एट 0 और 0 कितना है,
मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पे फोर्स कितना है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये तो 0 आ जाएगा, इसमें कुछ पुट नहीं करना है तो माइनस जे कैप। कितना फोर्स आ गया है, माइनस जे कैप। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकालना। तो u और f में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। इस पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि ये जो है थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा आ गया तो इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। इस पे एम्स में बच्चों क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, इससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो इक्विलिब्रियम होता है वो तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की सिर्फ बात कर रहे हैं, रोटेशनल चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, उसका मतलब होता है नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। ओके, अब नेट फोर्स 0 है, अभी मैंने बताया कि फोर्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में देखना है तो फोर्स 0, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में देखना है तो क्या हो जाएगा, फोर्स 0। तो यानी कि इक्विलिब्रियम का सबसे पहला कंडीशन क्या है कि डी यू बाई डी आर 0 होना चाहिए। तो तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल एक बॉल को तुमने बाउल में रख दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये किस पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। अब बाउल को, इसको अगर x डिस्प्लेस करोगे बॉल को, तो ये वापस आने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर किसी बॉल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और वो वापस आने की कोशिश करता है तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में तो नेट फोर्स तो 0 होगा, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस का डी यू बाई डी एक्स तो 0 होगा या डी वाई जो भी होगा वो 0 होगा। मतलब u का फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। और सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां पे देखो, स्टेबल का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। ओके, और जो भी चीज नेचुरल फेनोमेना हो रहा होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को घटाने का काम करता है। जैसे बलून ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे घट रही है बलून की, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो भी नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि हम खड़े खड़े मतलब से ज्यादा आरामदायक फील करते हैं लेटने में, तो जब लेटते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सबसे कम हो जाता है, तो तब तुम ज्यादा स्टेबल होते हो। तो यानी कि जब तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे 0 है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे 0 है। ओके, अब देखो यहां पे अगर तुम डी यू बाई डी एक्स का स्लोप देखोगे तो नेगेटिव, और यहां पे क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। यानी कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इन केस ऑफ किसके केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। किसके केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं, अनस्टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो तो सबसे पहला मान लो कि ये बॉल है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसको तुमने रिमूव कर दिया, हल्का सा वापस नहीं आएगा और ये दूर चला जाएगा। तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, तो डी यू बाई डी एक्स तो 0 होना चाहिए, और इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो इसके पहले का स्लोप देखोगे तो पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप क्या आ गया है, 0 आ गया है, और बाद में स्लोप क्या आ गया है, बाद में स्लोप क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया। यानी कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और तीसरा होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कोई बॉल है, इसको तुम डिस्प्लेस करते हो तो वो ना दूर जाता है ना पास आता है, तो इसका डी यू बाई डी एक्स तो 0 होता ही है, और जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम बच्चों u और x का ग्राफ बनाएं, u और x का ग्राफ बनाएं, u और x, f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। यानी कि फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व। यानी कि जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा किसके स्लोप के, यूएक्स कर्व के स्लोप के। अब मानते हैं कि यू और एक्स का कर्व कुछ ऐसा है, ऐसा कर्व, ठीक है, यू और एक्स का कुछ ऐसा कर्व है। तो अब यहां पे देखोगे तो यू और एक्स का कुछ ऐसा कर्व है, तो हम इस पॉइंट को देखते हैं। यू और एक्स का स्लोप जहां पे 0 होगा तो फोर्स भी वहां पे 0 होगा। तो u और x का स्लोप कहां पे 0 है, देखो यहां पे स्लोप खींचोगे तो यहां पे स्लोप 0, यहां पे स्लोप खींचोगे तो यहां पे स्लोप 0, यहां पे स्लोप खींचोगे तो यहां पे स्लोप 0।
तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है, और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है। ठीक है, अब इस वाले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इस वाले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, फिर स्लोप क्या है, 0 है, फिर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज किया, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव। यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन जो स्लोप के चेंज होने का रेट है, जो स्लोप के चेंज होने का रेट है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा अनस्टेबल का केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप पहले क्या था, यहाँ पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। यानी कि यहाँ पे जो डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा का कंडीशन बन जाता है। डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 मैक्सिमा का कंडीशन, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे क्या होगा, जो डबल डिफरेंशिएशन होगा, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, ये मिनिमा का कंडीशन बन जाता है। ठीक है, अब फोर्स के बारे में अगर इसी क्रम में बात की जाए तो फोर्स कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, अगर ये पूछ लिया जाए। देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो स्लोप क्या है, स्लोप तो नेगेटिव है। ओके, स्लोप नेगेटिव है और फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी कि फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या हो, फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया है, 0, और यहाँ पे फोर्स क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव सिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, U इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, डिस्कस इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। ठीक है, सिंपल चीज दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। U की वैल्यू कितनी दी हुई है, ax स्क्वायर माइनस bx दी हुई है। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्स नेट कितना होना चाहिए, 0। ओके, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई क्या होता है, dx होता है। ओके, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, d बाई dx ऑफ कितना कर दो, ax स्क्वायर माइनस bx कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं और बाद में इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो है du बाई dx करते हैं, कितना आता है, देखो तो du बाई dx कितना आया, 2ax माइनस b आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और bx का माइनस b हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन इतना आया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इतना आया। ठीक है, अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो जितना आया है, du बाई dx जो आया, इसको 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 0 पुट करो इसको, यानी कि 2ax माइनस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, b बाई 2a आ गया। यानी कि इस पोजीशन पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, वो पता चलता है हमें डबल डिफरेंशिएशन से। मतलब इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2a आ जाएगा, b का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो 2a जो आया है ये क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया है। यानी कि जो स्लोप जो हुआ होगा वो इंक्रीज किया होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया होगा, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, मतलब मिनिमम मिला आपको, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a बाई एक्स टू दी पावर 12 माइनस बी बाई एक्स टू दी पावर 6, ये दिया हुआ है। अब बोला गया है a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है, आपको बताना है कि कितने पे जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब पूछ ही दिया गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो क्या करोगे, सिंपल है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए सबसे पहला कंडीशन du बाई dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, du बाई dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब होगा तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, 0 पुट कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखोगे तो ये -12 और a और x टू दी पावर -13 माइनस 6 b x टू दी पावर -7, इसको 0 पुट कर देना। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आ जाएगी x की वैल्यू। अगर निकालना चाहते हो तो -12a बाई एक्स टू दी पावर 13 और ये माइनस माइनस क्या हो गया तुम्हारा प्लस हो गया,
प्लस 6b/x⁷ इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से हम लिख सकते हैं कि 6 इंटू बी इंटू x⁻13 इज इक्वल टू 12 इंटू ए इंटू x⁻7। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो x⁻6 इज इक्वल टू 12a/6b, तो ये चला जाएगा 2 बार में, तो x इज इक्वल टू 2a का पावर 1/6। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब फिर से अगर एक बार डिफरेंशिएट करके देखना चाहो तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो तुम यहां से फाइंड कर सकते हो। आगे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, क्या फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, x² माइनस z², फोर्स निकालना है। तो सिंपल सी बात मैंने बताई है, क्या बताई है, अगर फोर्स x में निकालना है तो क्या करो, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, यानी कि माइनस u कितना है 1/2 तो बाहर आ जाएगा, d/dx है, क्या है x² माइनस z² है। ठीक है, ध्यान देना, -1/2 तो है, x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो कि बाकी चीज को कांस्टेंट मानना है, तो कितना हो जाता है 2x हो जाता है। तो यहां से कट गया तो कितना आ गया, ये -x आ गया, fx निकल गया। अच्छा y निकलेगा क्या, y नहीं निकलेगा क्योंकि x और z है यहाँ पे, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे z निकालते हैं, z इज इक्वल टू क्या करोगे, माइनस du बाई क्या करोगे, dz करोगे, मतलब -1/2 तो बाहर आ जाएगा, d/dz ऑफ डेल बाई डेल z ऑफ क्या हो जाएगा, x² माइनस z² है। अब z के रेस्पेक्ट में करना है तो उसके लिए तो x तो कांस्टेंट, तो x तो 0, और यहाँ पे क्या है -2z हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, ये z हो गया। यानी कि fx की वैल्यू आई है -x और fz की वैल्यू आई है z, तो -x -x और z k कैप। ठीक है, तो -x i कैप और z क्या हो गया, k कैप हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा a। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका a। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है सिस्टम का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का रहता है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी तो निकालने के लिए जानती है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या लेना पड़ेगा, एक डाटम लेना पड़ेगा, वहां से हम लोग उस रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशन की बात की जाए तो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कब कब लगा सकते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है। एक कंजर्वेटिव फोर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होंगे, जितने भी लग रहे होंगे, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि बच्चे इसमें क्वेश्चंस में ही फंसते हैं। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बेकार क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, ऊपर एक मास रखा हुआ h हाइट ऊपर, इसको छोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये जो है जब इस पे आया मास तो ये कुछ स्प्रिंग को दबाया, कितना दबाया, उसके नेचुरल लेंथ से d दबाया, तो आपको बोला गया है नेट वर्क डन कितना निकलेगा। ठीक है, ये पूछा गया है, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि आपका पहले एक स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, ये यहां से यहां तक कहां पे रखा हुआ है, नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। इस पे से एक हाइट पे एक मास है जो इससे h हाइट ऊपर है, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया गया। क्या किया गया, इसको ड्रॉप कर दिया गया। तो क्या हुआ है, जो स्प्रिंग है थोड़ा सा दब गया, स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा दब गया, कितना दबा, नेचुरल लेंथ से d दबा, और ये मास इसके ऊपर आ गया। ठीक है, पहले यहां पे था, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया। ओके, अब आपको बोला गया कि नेट वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन कौन कौन करेगा, ऊपर से ड्रॉप किए हो तो यहाँ पे 2 ही चीज है वर्क डन करने के लिए। कौन कौन है वर्क डन करने के लिए, ध्यान से देखो, वर्क डन जो होगा किसके किसके कारण होगा, एक तो वर्क डन होगा ग्रेविटी के कारण, ठीक है, चलो, और दूसरा जो वर्क डन होगा वो स्प्रिंग के कारण। 2 ही चीज है जो वर्क डन करेगा, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन निकालते हैं और स्प्रिंग के कारण वर्क डन निकालते हैं। ग्रेविटी देखो, यहां से जब तुमने यहां पे छोड़ा तो वर्क डन निकालना है, तो इनिशियल कहां पे था, फाइनल कहां पे था, ये देखो, ये मास इस लाइन पे इनिशियल था, फाइनली ये मास यहां पे पहुंच चुका है।
और ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और यहां से यहां तक ये आया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h प्लस डी हो गया। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन mg इंटू एच प्लस डी। स्प्रिंग के कारण वर्क देखो कितना होगा, स्प्रिंग के कारण वर्क कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। वर्क जो देखोगे स्प्रिंग के कारण कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं उसका, जब दबेगा तो स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर लगाएगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि दब रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के, और कितना दबा है डी, तो के डी स्क्वायर। तो नेट वर्क डन निकालना है तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो नेट वर्क डन निकल जाएगा। हाँ, अब इस चीज को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बना सकते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए क्या करेंगे, चूंकि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लाइन खींचो, इस लाइन पे तुम खुद खड़े हो जाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देख लो, दोनों को इक्वेट कर दो। देखिए क्या दिया हुआ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। एक मास है 10 ग्राम का है, नीट में पूछा गया था 10 ग्राम का एक मास है, ठीक है, 10 ग्राम का एक मास है, एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सर्कल में घूम रहा है और यहां पे क्या लग रहा है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना हो चुका है, कितने देर बाद हो चुका है, 2 रिवॉल्यूशन के बाद हो चुका है, ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन के बाद। तो एक रिवॉल्यूशन घूमा और एक और रिवॉल्यूशन घूमा, और टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, इसके डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो 2 रिवॉल्यूशन जब किया तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर इंटू 2, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो जब 2 रिवॉल्यूशन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारी 8 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन के बाद काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर। तो 2 रिवॉल्यूशन के बाद उसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो यहां से निकल जाएगी। देखो तो नीट का इतना आसान क्वेश्चन है, 10 ग्राम है मतलब 10 टू द पावर 1000 v स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो चला गया, फिर ये इधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, और ये और जाएगा तो 16 चला गया, ये और जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू देखोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी निकल चुकी है, फाइनल वेलोसिटी निकल चुकी है। ओके, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at कर दो, ठीक है, v इज इक्वल टू, या ये इससे तो नहीं निकलेगा, क्या है कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इनिशियल स्पीड तो 0 है, फाइनल निकाल रहे हैं कितना, 0.4 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन निकालना, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2 इंटू 2 पाई आर। अब r की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये चीज पता है, तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। पावर, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी, पावर की। अच्छा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, दो चीजें होता है। पावर इज इक्वल टू, अगर हम पावर एवरेज निकालें, पावर एवरेज निकालें, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल वर्क डन जो हुआ डिवाइड बाय टाइम। अगर पावर इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो ये हो जाता है dw बाई dt, dw बाई dt। इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट का पावर निकालते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस वर्क डन का कोई मतलब नहीं हुआ, इंस्टेंटेनियस वर्क डन नहीं होता है उस इंस्टेंट पे कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर होता है। तो एवरेज पावर मतलब टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, क्या वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस भी होता है या एफ डॉट डी एस भी होता है बाई टी। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो ds बाई डी टी बच जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पावर को f डॉट वी भी लिख सकते हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, f डॉट वी, कब, जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब पावर पे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो 2-3 तरह के क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले ही डिस्कस करवा देता हूं, जो कि किस पे पूछे जाते हैं, पावर पे पूछे जाते हैं, ठीक है, पावर पे पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्या होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, देखिएगा ध्यान से, बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, रेस्ट से ये मूव करना स्टार्ट की है 1 डायमेंशन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है,
इसका कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट की और एक्सेलरेशन क्या है, इसका कांस्टेंट है। ओके, आपसे बोला गया कि पावर कितना डिलीवर होगा टी टाइम में, पावर और टाइम का रिलेशन निकालो। ठीक है, क्या बोला गया, पावर और टाइम का रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, और v को हम लोग u प्लस एटी मतलब 80 लिख सकते हैं, u तो 0 है, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, t के, यानी कि पावर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, t के। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, t के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग सिंपली पावर का ये चीज यूज करेंगे और पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। पावर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जिसमें पूछा क्या जाता है, जो पूछा जा रहा है मैं वही आपको बता रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट पावर के अंदर में, तो उसके वेलोसिटी और किसके बारे में बात करो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो। चलिए देखते हैं, एक बॉडी है मूव कर रही है जिसमें पावर क्या है, कांस्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है, पावर क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, ये क्या है, कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट है, ए इंटू वी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछा गया ना, तो अच्छा v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt, सॉरी a को इंटू v, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो v dv इज इक्वल टू k dt। ठीक है, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय समथिंग 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रूट t के प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो तो v जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रूट t के प्रोपोर्शनल आ रहा है। बाकी तो k और 2 तो कांस्टेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे v को हम लोग ds बाई dt लिख सकते हैं और ये किसके प्रोपोर्शनल है, रूट t के प्रोपोर्शनल है। तो ds जो प्रोपोर्शनल होगा रूट t dt के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ऐसा आ जाएगा प्रोपोर्शनल, 1/2 है तो 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू दी पावर 3/2, नीचे भी 3/2। तो अगर तुम देखोगे तो s प्रोपोर्शनल है किसके, t टू दी पावर 3/2 के। इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा कि s स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात कि अगर मान लो कि फोर्स कांस्टेंट है तो पावर किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, t के प्रोपोर्शनल आ रहा था। और अगर मान लो कि पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी रूट t के प्रोपोर्शनल आएगा और डिस्प्लेसमेंट t का पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक विंडमिल है, सर्कल में एरिया स्वैप कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो मतलब ये विंडमिल है। ठीक है, ये देखो, और ये ऐसे घूमेगा और इसमें विंड इधर से आके हिट कर रहा है। विंड मिल का एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और जो विंड आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वी दी हुई है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। मास ऑफ द एयर टी टाइम में कितना मास पास करेगा। ठीक है, टी टाइम में कितना मास पास करेगा। अब देखो, ये जो एयर आ रहा होगा टी टाइम में, अच्छा मास बताना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो टी कितना, डेंसिटी तो एयर का चलो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना वॉल्यूम टी टाइम में पास करेगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम टी टाइम में पास करेगा। तो टी टाइम में अगर तुम देखोगे तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया कितना कवर कर रहा है, एरिया कितना कवर कर रहा है विंडमिल का, ए, और वेलोसिटी वी है। तो टी टाइम में ये जो पहला लेयर होगा, ये जो लेयर होगा एयर का, टी टाइम में ये तो अंदर चला जाएगा इतना, तो इतना लेयर, तो ये डिस्टेंस कितना, v इंटू टी,
ये डिस्टेंस कितना v इंटू टी, तो वॉल्यूम कितना एरिया इंटू ये डिस्टेंस, यही वॉल्यूम होगा, तो a इंटू वी इंटू टी। तो इतना मास जो है वो टी टाइम में क्रॉस कर जाएगा, इतना मास जो है टी टाइम में क्रॉस कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, मास निकल चुका है हाफ एम वी स्क्वायर कर दो तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। फिर 25% जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उसका 1/4 कर दो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में निकल जाएगा। डेटा दिया हुआ है। चलिए, मोटर ड्राइव स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। पावर बताया गया, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ओके। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। फोर्स तो कांस्टेंट है, ओके, तो फोर्स v को क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, पावर प्रोपोर्शनल टू टी। कौन सा ग्राफ हो जाएगा, डी नंबर ग्राफ हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बॉडी इनिशियली रेस्ट, वन डायमेंशन मोशन में जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पावर डिलीवर, वापस से पूछा गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट है तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है, देखो कितनी बार पूछ लिया गया है एग्जामों में, ठीक है। ये देखिए, अब मशीन डिलीवरी कांस्टेंट पावर, अब पावर क्या किया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। अब डिस्टेंस के बीच में एस और टी के बीच में रिलेशन बताना पता था ना, एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा, ठीक है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनते हैं, जो मैंने आपको करवाया उस पे। ये देखो, अ कार मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू कार कांस्टेंट है। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल चीज है, पावर कांस्टेंट दिया हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी जो है टी का पावर 1/2 का फंक्शन आता है, तो टी का पावर 1/2 का फंक्शन आएगा, ठीक है ना। बताया था ना, अभी जस्ट कराया डिराइव, अगर नहीं है तो जाके देख लीजिए। अब क्वेश्चन है कि मशीन गन में 240 बुलेट पर मिनट निकल रहा है, अगर मास, एक बुलेट का मास 10 ग्राम है, बुलेट की वेलोसिटी इतनी है, तो पावर बताना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है। तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो 60 सेकंड टाइम दिया हुआ है। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पे देखोगे तो हाफ, कितने बुलेट हैं आपके, 240 बुलेट है तो 240 एम वी, एम कितना है 10 ग्राम है तो 10/1000, और वी का स्क्वायर, वी कितना है 600 है तो 600 इंटू 600, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब 60 सेकंड से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। एएफएमसी का क्वेश्चन था। अच्छा, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अब बोला गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू k² RT दी गई है। आपको पावर निकालना है कि पावर कितना डिलीवर हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, k² R इंटू टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू k इंटू, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर v²/r होता है, तो k² RT²। तो v² की वैल्यू कितनी हो गई, देखो तो k² R² T², ये v² की वैल्यू हो गई। तुमसे क्या पूछा गया है, पावर पूछा गया है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन को टाइम से डिफरेंशिएट कर दोगे तो पावर इज इक्वल टू dw/dt। अब वर्क डन कितना होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब k² R² T²। अब इसकी वैल्यू अगर यहां पे पुट कर देते हैं तो हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, k² और R² भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, T², क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dt²/dt। तो यहां पे देखोगे तो 1/2 mk² R² डिफरेंशिएशन 2t, 2 ने 2 को मारा, mk² R² इंटू टी। तो mk² R² इंटू टी, mk² R² इंटू टी, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये देखिए, ये भी नीट 2016 में पूछा गया है। क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, आपको पावर निकालना है। फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 kg, फोर्स दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू, अगर फोर्स दिया रहे तो पावर इज इक्वल टू F.V।
तो फोर्स तो दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों वेलोसिटी? देखो फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन तो आराम से निकल जाएगा, इसको 1 kg से डिवाइड कर दोगे तो 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dv बाय क्या होता है, dt होता है, तो 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, यानी कि dv को निकालोगे तो 2t dt i कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप हो जाएगा। तो v की वैल्यू निकालोगे, ओके, यहां पे देखोगे तो कहां से कहां तक निकालना, फोर्स इन टाइम t निकालना है, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो यहां पे देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाता है, t स्क्वायर आई कैप हो जाएगा, इसको करते हैं तो t क्यूब जे कैप हो जाएगा, ये वेलोसिटी निकल जाएगा, t स्क्वायर आई कैप और t क्यूब जे कैप। अब इसका और इसका डॉट कर दो फोर्स के साथ, फोर्स के साथ डॉट कर दो, आई का आई के साथ डॉट करोगे तो t स्क्वायर और 2t है तो t क्यूब हो जाएगा, 2t क्यूब हो जाएगा, तो 2t क्यूब जे का जे के साथ करोगे तो 3t5, 2t क्यूब 3t5 इतना वाट, f का v के साथ डॉट कर लिए। तो ये बच्चों था आपका वर्क एनर्जी और पावर। तो वर्क एनर्जी का पावर जो था, वर्क एनर्जी का पूरा लेक्चर 2 पार्ट में मैंने कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस ये लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब सर्कुलर मोशन, तो एक लेक्चर रहेगा सर्कुलर मोशन का। तो चलिए आप लोग को जो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दें, मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।